दोस्तों जो मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करा रहा था, तो आपने बोला था कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी में, जो फिलहाल जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे एक साल पहले, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे और एनटीपीसी में इससे पहले यानी कि 2016 का जो एनटीपीसी है उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आपने कहा था कि उसका रिवीजन कराओ, कि जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो ग्रुप डी का जो सेट होगा। हालांकि मैं डेली आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का सेट कराऊंगा, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, जो ग्रुप डी के क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादातर आपको साइंस दिखेंगे, और जो एनटीपीसी के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें मिसलेनियस रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें होगी भी, ये मटेरियल आपके पास होगी भी, लेकिन इसमें जो साइंस आए हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के आए हैं, तो हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। और मुझे जहाँ पे भी लगेगा कि इसको डिस्कस करने में मुझे 5 मिनट या 10 मिनट लग सकता है फलाना क्वेश्चन को डिस्कस करने में, तो उसको हम बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि सभी का क्वेश्चन का यहीं पे डिस्कशन कर दूँ। तो जहाँ पे भी लगेगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है, उसको हम बता देंगे कि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम डिस्कस कर देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो आपका सेट है वो 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सीबीटी 1 में आया था। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। कहने का मतलब, ये जो क्वेश्चन है इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी भी पिंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में असंतुलित बल लगता है तब तक उसमें चाल में परिवर्तन होते रहता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है। देखिए, हम डिस्कशन एक एक को कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती है। ये साइंस की चीज़ है, इसलिए मुझे लगेगा समय इसमें, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इधर चल रही है वी वेलोसिटी से, अगर हम इसमें 5 न्यूटन का बल लगा दें इधर से, और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे और वी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इधर 4 न्यूटन का बल लगा दें और इधर 5 न्यूटन का बल लगा दें, तो ये जो वी वेलोसिटी से चला था उसमें वी प्लस समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बढ़ गया। तो वही कह रहा है, जब तक हम असंतुलित, इससे पहले 5 5 लगा रहे थे तो वो क्या था, संतुलित बल था। लेकिन अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं तब इसके जो वेलोसिटी होती है उसमें मतलब कि परिवर्तन हो जाती है। वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, स्पीड में भी परिवर्तन होती है। हाँ, हालांकि यहाँ पे वेलोसिटी ही देनी चाहिए। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला प्रथम शहर कौन था, या आप कह सकते हैं प्रथम राज्य कौन था। तो प्रथम राज्य की बात करें तो एमपी था, यानी कि मध्य प्रदेश था। और प्रथम शहर की बात करें तो इंदौर था। इंदौर पहली बार रोबोट का इस्तेमाल करके ट्रैफिक कंट्रोल किया था। जैसे आप देखते हैं ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल वहाँ पे लगा रहता है चौराहे वगैरह पे, तो उसी तरीके से इसमें रोबोट का यूज किया गया था। जैसे कि चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस होता है ना, तो उसी तरीके का एक ट्रैफिक रोबोट का यूज किया गया था एक ट्रायल के तौर पे इंदौर के ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है। बाहरी कोश मतलब कि जो सबसे बाहर का ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल होता है, यानी कि उसमें न कहीं से इलेक्ट्रॉन आ सकती है, न कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन जा सकती है। कहने का मतलब, अगर हम इसके ड्रा की बात करें, मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ठीक है। अगर ये आपके क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे एस ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ तक 18 तक ग्रुप जाता है। ठीक है, 18 तक ग्रुप जाता है। तो 18 वाला जो ग्रुप में यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो वही कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो ये जो 18 वाला ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसके बाहरी कोश होते हैं वो पूर्ण होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।
किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? देखिए, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उसके वजन के रूप में, यानी कि आपके वेट के रूप में जाना जाता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? वेट। देखिए, वेट और मास में डिफरेंस होता है। आप जो कहते हैं ना कि मैं 50 केजी का हूँ, 55 केजी का, वो एक्चुअली वेट होता है, ठीक है। और आपका जो मास है उसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, हालांकि 9.8 एग्जैक्ट होता है, लेकिन अगर आप अप्रॉक्स ले तो 10 से अगर डिवाइड कर दे तो उतना आपका मास होता है, ठीक है। मास और जो वेट होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आप कहते हैं 52 केजी का, तो वो एक्चुअली 52 केजी का नहीं है, वो आप जब गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे तो 5.2 केजी का ही रह जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका 52 केजी है वो आपका वेट होता है, यानी कि उसमें गुरुत्वाकर्षण इंक्लूड रहता है। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में मापा जाता है? वजन के, यानी कि वेट के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। यानी कि केंद्र की ओर लग रहा है, अभी मतलब अंदर की ओर लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। इसको आप मुझे हिंदी में उतना तो नहीं पता है, लेकिन दो फोर्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल होता है बाहर की ओर, ठीक है, और सेंट्रीपिटल होता है अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की ओर जो बल लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अगर यहाँ पे कोई घूम रहा है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे बाहर की ओर बल लग रहा है तो उसको कहेंगे क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहेंगे। और अंदर की ओर जब लगेगी उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल। याद करने का एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं। जब घर के अंदर आएंगे, ये सपोज कीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से ये आपका घर है, जब अंदर आएंगे, घर के अंदर आएंगे तो आपकी पिटाई होगी, आपने कुछ गलत काम किया होगा, दिन भर खेल रहे होंगे, तो अंदर आएंगे यानी कि घर के अंदर आएंगे तो पिटाई होगी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये चीज़ें से आप याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है कि बाहर हम ज़्यादा खेल रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, घर में जाएंगे तो ऑब्वियस है पिटाई होगी ही मम्मा के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, और एक जो बच गया उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन से जो हिल स्टेशन है उसको राजकुमारी के रूप में जानते हैं? तो कोडाइकनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। जो ये स्टेशन है उसको कहते हैं प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस हिल स्टेशन कहते हैं किसको? कोडाइकनाल को। अच्छा, एक पूछा जाता है क्यून ऑफ माउंटेन, यानी कि क्यून ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है? मैसूरी को कहा जाता है। अब इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैसूरी कहाँ पे है? मैसूरी आपके उत्तराखंड में है, और मैसूर कहाँ पे है? आपके कर्नाटक में है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैसूरी और मैसूर में थोड़ा सा अंतर है मेरे दोस्त, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा कि अगर मैसूरी पूछे कहाँ पे है तो उत्तराखंड में एक पर्वतीय स्थल है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, और मैसूर भी अच्छा खासा स्थल है, ठीक है। मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है आपको पता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बासिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु होते हैं? देखिए, बासिंग सोडा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो केमिकल फॉर्मूला है वो आना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बासिंग सोडा होता है, उसका हम फार्मूला की बात करें तो Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, ठीक है, डॉट 10H2O। तो वही पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि कितने पानी के अणु कितने होते हैं, ठीक है। तो पानी के अणु कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला ही है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। कोलेनकाइमा एक प्रकार का टिश्यू है, उसके द्वारा इसमें लचीलापन होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम कोलेनकाइमा को समझाएं तो काफ़ी समय लग सकता है। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना देता हूँ, प्लांट टिश्यू पे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम 10 मिनट के बाद, ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसके 10-15 मिनट के बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, जो कि बोर्ड पे मैं समझाऊंगा टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो उसको आप देखना ना भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, यहाँ पे समझाएंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में आप देख लेंगे, 10 मिनट बाद हम इसको भी अपलोड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा ह्यूमज किसमें प्रत्यारोपित होता है? यानी कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो किसमें प्रत्यारोपित होता है, कहाँ पे जाके डेवलप होता है, वेल डेवलप हो जाता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो देखिए, फर्टिलाइज जो एग होता है वो जाके गर्भाशय में जाके डेवलप होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अगर फीमेल पार्ट का विजाइना है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है,
ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे एग होता है, जैसे ही स्पर्म जाता है यहाँ पे जाता है, यहाँ से एग भी सेक्रेट होता है और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज हो जाता है। एग और स्पर्म जैसे ही फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पे ये स्थिर नहीं रहता, यहाँ नीचे आता है और ये जो लेयर होता है, जो ये लेयर होता है यहाँ पे जाके वो प्लेसेंटा के थ्रू सट जाता है, यानी कि उस पर अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चा डेवलप होना चालू हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि जो निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज एग होता है वो कहाँ पे जाके डेवलप होता है, प्रत्यारोपित हो जाता है, यहाँ पे गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रत्यारोपित मतलब सड़ जाता है या डेवलप हो जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए, अगर वाष्प के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया होगा तब क्या बनता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए H2O ये वाष्प के रूप में है, ठीक है, ये वाष्प के रूप में है। और एल्युमिनियम अगर अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनाता है प्लस H2 बनाता है। वही कह रहा है कि हाइड्रोजन बनता है, देखिए हाइड्रोजन बनता है और धातु ऑक्साइड, ये क्या है, धातु ऑक्साइड। तो कौन सा ये धातु हुआ, एल्युमिनियम हुआ। तो ठीक है, तो ये तरीका है आपको याद करने का या आपको इस तरह से साइंस पढ़ने का कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप एल्युमिनियम याद कर लीजिएगा, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, आप भूल भी जाइएगा। तो ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि वैसा प्रजनन की क्रिया जिसमें एक नए पौधा का निर्माण होता है उसके शरीर से, उसको कहते हैं क्या, वनस्पति प्रचार, या इसको दूसरे हिंदी वर्ड बोले तो कायिक प्रजनन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अक्सर सुने होंगे कि साटा का पौधा है। साटा का पौधा मतलब है कि छोटा छोटा पौधा होता है, उसमें फल लग जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, एक बड़ा पेड़ है, जैसे ये बड़ा पेड़ है, ठीक है, ये बड़ा पेड़ है, यहाँ एक अगर तना है तो तना के इस पार्ट में थोड़ा सा काट के यहाँ पे मिट्टी लपेट दिया जाता है और इसमें कुछ समय के बाद जड़ डेवलप हो जाता है। उसके बाद यहाँ से काट के इस जो तना को अलग हम रोप देते हैं तो ये फिर से पौधा बन जाता है। तो इस प्रजनन क्रिया को क्या कहते हैं, वनस्पति प्रसार कहते हैं, या इसको कायिक प्रजनन भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वही बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। हाफ mv², शुरू में कितना था, m की जगह 1 किलो रख देंगे, v की जगह 4 रख देंगे, बाद में क्या हो गया, हाफ m तो सेम ही है, v2 आप मान सकते हैं, v2², ये v1 था। तो इसमें अगर हाफ m कॉमन ले लें, v2² माइनस v1² कर देंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इसमें इससे इसको घटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 88 64 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौ 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 चौ 64, यानी कि 16 दूनी 32 16 48, यानी कि हाफ इंटू 1, मास कितना है 1 है, और इंटू 48 यानी कि 24। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कह रहा था ये क्वेश्चन कि अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना वर्क किया जाएगा, जितना वर्क किया जाएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 24 जूल हुआ, ठीक है। तो 24 जूल वर्क करेगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया 24 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10⁻24 kg है, ठीक है। याद करने का तरीका, 24 को तो आप याद कर सकते हैं, 6 को आप अपने तरीके से याद करेंगे। 24 आवर होता है एक दिन में, तो इस तरह से पृथ्वी पे एक दिन में 24 आवर होता है, तो पृथ्वी का भार भी 24 kg होगा, 10⁻24 × 6 आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन सा देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रसिया है
वो सबसे बड़ी आपका देश है, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर का जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कनाडा है। और कनाडा का जो क्षेत्र है वो सिर्फ एक यूएसए से ही लगा हुआ है, बाकी चारों तरफ उसके समुद्र है। तो इस वजह से वैसे भी उसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो उसका तट होगा वो बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि रसिया तो हर जगह से घिरा हुआ है, हर कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से रसिया तो नहीं हो सकता। सेकंड नंबर के कौन से कंट्री हैं आपके, कनाडा है। तो कनाडा दुनिया का सबसे लंबा आप कह सकते हैं तट रेखा वाला देश है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो भी क्वेश्चन छूटे हैं, 10 क्वेश्चन और भी नीचे छूटे हुए हैं, तो उसको अगले वीडियो में, यानी कि एक सेट को 2 वीडियो के थ्रू आपको देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।